हेलो बच्चों, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इक्वल टू होता है E इंटू ए। ध्यान देना है कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passing through normally surface area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब बच्चों यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा भी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आपको दिया गया है और सपोज दैट कि एक सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया ए से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है पास कर रहा है, तो इस वाले सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यह जो है सरफेस एरिया से जो पास हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो आपका 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। इसका मतलब कि अगर हमारा दूसरा कंडीशन देखें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सपोज दैट ये वाला है, अब इससे जो लाइन पास हो रहा है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है, तो इस और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो रहा है तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस सरफेस की एरिया ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। कोई सरफेस है अगर उसकी एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये नॉर्मली पास होना चाहिए। नॉर्मली पास होने का मतलब कि जैसे आपका सरफेस एरिया, आपका ये डायरेक्शन है ए और ई भी, यहां पे ई और ए कैसा पास हो रहा है, ई का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब कि हमारा अगर इस केस में देखें तो ये नॉर्मली नहीं, नॉर्मली का मतलब ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे पास करें नॉर्मली।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब ऐसे नॉर्मली पास करेगा टू द सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे ये कम सरफेस एरिया है तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास करेगा, ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा से ज्यादा पास होगा। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। अब बच्चों ध्यान देना है कि हमारा आपने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। अगर सपोज दैट कि सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया दिया गया है और इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो जो है थीटा एंगल से पास कर रहा है। किस एंगल पर पास कर रहा है? थीटा एंगल पर पास कर रहा है, थीटा एंगल पर पास कर रहा है। तो उस केस में जब थीटा एंगल पर पास करेगा तो हमारा जो यहां कंडीशन दिया गया है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है सपोज दैट ए है और इससे सपोज दैट थीटा एंगल पर पास हो रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा, एक कंपोनेंट होगा आपका ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। मतलब थीटा एंगल पर पास करेगा तो 2 कंपोनेंट लगेंगे। एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट डी साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा डी कास थीटा। तो बच्चों ध्यान देना है कि अभी आपने देखा कि जैसे सरफेस एरिया है तो नॉर्मली पास होगा, एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया रहेगा उससे नॉर्मली पास होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, निगलेक्ट होगा, केवल ये कंपोनेंट क्या होगा, वेरी कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा थीटा एंगल पर पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। यहां से बच्चों ध्यान देना है कि हमारा बात आएगी कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू 90 रखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कास आपका क्या होगा 90, और कास 90 की वैल्यू क्या होता है, कास 90 की वैल्यू आपका 0 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि अगर E और A के बीच में थीटा क्या है 90 है तो कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। दूसरा केस, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सरफेस एरिया के पैरेलल अगर पास करता है तो उस केस में फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होगी, कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ई इंटू ए ये आपका फाई हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई ए। तो ई ए मैक्सिमम वैल्यू आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है
ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपका सरफेस एरिया, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपने देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है EA। तो बच्चों आप ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो फार्मूला है फाई इक्वल टू EA। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए क्या है? सरफेस एरिया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? F/Q0 और इंटू एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम्स और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बच्चों यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फार्मूला क्या है? फाई इक्वल टू EA। तो यहाँ पे E की अगर हम डायमेंशन निकालें तो हमें फोर्स पता है E इक्वल टू क्या होता है? F/Q0। ये वैल्यू हो गया F/Q0 इंटू A। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2 और चार्ज की AT। और यहाँ पे A क्या है? एरिया है। तो एरिया का क्या हो जाएगा? L²। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका mL³ T-2 अपान AT। देखिए L1 पावर है 2 तो क्यूब हो गया, T पावर -2 AT। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे mL³ T-2, ये ऊपर जाएगा तो एक पावर और इसमें माइनस हो जाएगा और A पावर -1। इस तरह से mL³ T-3 A-1 ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है। बच्चों ध्यान देना है। अब बात आती है गॉस लॉ। गॉस लॉ या बच्चों इसको हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो बात आती है कि गॉस ने क्या बताया कि कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इन इंटायर क्लोज सरफेस। इसका मतलब फाई इक्वल टू Q/ε0। तो बच्चों ये है इसका स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface is equal to 1/ε0 time of the total charge in the entire closed surface। बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि ये कोई चार्ज है, सपोज दैट चार्ज की वैल्यू ये Q है और ये स्मॉल सरफेस चार्ज एरिया है, सपोज दैट dA। इससे अगर पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की वैल्यू क्या है? E। तो आपको हमने अभी बताया था कि इसकी प्रूविंग के लिए सबसे पहले अगर हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम DA सरफेस एरिया
से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through DA, क्या होगा? डी फाई ई। क्या फार्मूला होता है? हमने बताया था कि cos थीटा वाला कंपोनेंट अप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारा लाइन जो फोर्स पास होता है वो नॉर्मली कंडीशन में होना चाहिए। कंडीशन आपका था नॉर्मली, तो जब थीटा एंगल से पास कर रहा था तो उस केस में हमने इसको लिया था थीटा एंगल पर। जब पास करता था थीटा एंगल पर, तो उस केस में हमने कंपोनेंट क्या लिया था? ई डी ए कास थीटा। तो अगर हम देखें तो यहां पे ई डी ए, यहां पे थीटा की वैल्यू डी फाई ई इंटू डी ए होगा। क्यों? क्योंकि कास थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो उस केस में कास 0 वैल्यू क्या होती है? 1। तो डीए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ गया डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अब पूरे सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगा, उसकी वैल्यू के लिए हम करते क्या हैं कि इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रल क्यों लेते हैं? इंटीग्रल का मतलब सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्योंकि इसका सरफेस कैसा है? क्लोज, तो इसका हम क्लोज साइन बना सकते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल क्या हुआ? डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? फाई ई, और ई तो बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या? इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए क्या है? पूरा जो भी आपका ये सरफेस दिया गया है, इसकी आपकी एरिया है, और ये आपका स्क्वायर है, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी? E इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर आपका रेडियस ऑफ स्क्वायर है। इस तरह से फाई इक्वल टू क्या आ गया? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट बच्चों, आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो फाई इक्वल टू आपका E की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया गॉस थ्योरम कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इन द इंटायर क्लोज सरफेस। तो बच्चों ध्यान देना है, अब आपको पढ़ना है गॉसियन सरफेस। तो बेटा गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो गॉसियन सरफेस को समझने के लिए कि कोई भी सरफेस अगर गॉसियन सरफेस है तो वो 2 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि हमारा जो E की वैल्यू है, E ये कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी वैल्यू कि हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली पास होना चाहिए, सरफेस एरिया के नॉर्मली पास होना चाहिए।
तो ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस, जैसे सपोज दैट कि आपने ये कोई पॉइंट चार्ज लिया, क्यू है पॉइंट चार्ज। अगर हम देखें तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, आपका स्फीयर में होगा। क्यों होगा? देखिए हमारी रेडियस, पहली बात आर की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और जो पास हो रहा है वो नॉर्मली पास हो रहा है। नॉर्मली का मतलब ये आपका नॉर्मली पास हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा सरफेस जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, और जो सरफेस जिससे पास होने वाला जो मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली पास करता हो, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो कैसे हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज आपने क्यू लिया, तो गॉसियन सरफेस आपको कैसा लेना होगा, गॉसियन सरफेस आपका स्फीयर में लेना होगा। अगर मान लिया आपकी सपोज दैट लाइन चार्ज है, आपका ये लाइन चार्ज है। अब इस केस में अगर हम उन दोनों कंडीशन को देखें तो हमारा जो गॉसियन सरफेस लेना होगा वो आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का लेना होगा। क्यों सिलेंड्रिकल लेना होगा? क्योंकि हमारा ई और ए आप देखिए ये कैसा है, नॉर्मली है, तो जो गॉसियन सरफेस लेंगे हमारा क्या होगा, सिलेंडर हो जाएगा। इस तरह से हम गॉसियन सरफेस की कंसेप्ट से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को बहुत इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा गॉसियन सरफेस, ऐसा सरफेस जिस पर कि ई की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, और जो सरफेस एरिया हो इससे जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता हो वो नॉर्मली पास करता हो, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये रहा गॉसियन सरफेस का काम से। जैसे मान लिया हमारा कोई प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो अगर हम इसको गॉसियन सरफेस के रूप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, तो कैसा कंसीडर करेंगे, एक यूनिफॉर्मली सिलेंडर के रूप में कंसीडर करेंगे। तभी ये दो कंडीशन फॉलो होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस का यूज कहाँ पे है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका यूज हमारा गॉस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना होता है। मान लिया कोई आपका ये सर्कल दिया है, अब ये सर्कल दिया है, अब इस सर्कल के केस में क्या होगा, अगर हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे तो आपका एक बड़ा स्फेरिकल स्फीयर लेना होगा। तो ये वाला आपका ये गॉसियन क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। तो आपने देखा कि अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सर्कल होगा। अगर मान लिया स्ट्रेट लाइन है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर होगा। अगर आपका शीट दिया है, प्लेन शीट दिया है, तो गॉसियन सरफेस भी यूनिफॉर्मली सिलेंड्रिकल होगा। अगर मान लिया आपका एक छोटा सा सर्कल दिया है तो उसका गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करना होगा कैसा, एक बड़ा सर्कल कंसीडर करना होगा। उसके पीछे यही लॉजिक है कि ऐसा सरफेस गॉसियन सरफेस होता है जिसमें ई जो होता है वो आपका कैसा पास करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, और ई की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई से डिनोट होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात आती है
कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पास करेगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो कम से कम लाइन ऑफ फोर्स पास होगा। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, ये मिनिमम वैल्यू होता है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, EA मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी EA होती है। आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस, दैट इज फाई इज इक्वल टू Q/ε0। देखा जाए बच्चों तो हमारा जो क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस वो हमारा 3 डायमेंशन में होता है। क्योंकि आपको पता है कि x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है I, y के लॉन्ग j और z के लॉन्ग k होता है। तो हम जब क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हमेशा क्लोज सरफेस का मतलब, क्लोज सरफेस जो कंसीडर करेंगे वो आपकी 3D में कंसीडर होगा। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू हुआ कि क्लोज सरफेस का कंसेप्ट। और एप्लीकेशन के लिए हमने आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताया कि ऐसा सरफेस जिस पर E की वैल्यू कांस्टेंट हो और दूसरा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता हो वो नॉर्मली पास करता हो, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।